जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज डे 18 को कवर करेंगे। ये बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए होमवर्क सीरीज को लाया गया था, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका डे 18 है। देखिए आज का डेट आपको देख रहे हैं 19/2/2025 का ये डेट है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग डेली इवनिंग में आपको ये वीडियो अपलोड होता था, प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए कल का जो होमवर्क था वो परीक्षा मंथन का पेज नंबर 91 से लेकर 95 तक था। वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद बनेंगे क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 211 से लेकर 220 तक था, ये क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री का कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी में भाग 4 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक ज्योग्राफी में भारत की कृषि पढ़ेंगे। और स्टैटिक जेके में 18वीं लोकसभा का चुनाव पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले क्या करता हूँ ना कि डेली इवनिंग में इसका पहले वीडियो भेज देता हूँ, उसके बाद मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ। और बाकी आपका जो होमवर्क आपको दिया था ना, मैं वो आपको डायरेक्टली ग्रुप में भेज देता हूँ। तो प्लीज़ आप उस होमवर्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत फायदा करेगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, उसके बाद आपका बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप पीसीएस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखिए, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए यह मिशन 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। यह मिशन ईएसए और जाक्सा जेएएक्स से क्या संयुक्त मिशन है, तो ये भी आपका सही है। देखिए ईएसए जो है ना आपका, ये जो है आपका यूरोप का स्पेस एजेंसी का नाम है ईएसए, ठीक है ना। और जाक्सा जो है आपका जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। इसी प्रकार से इसरो, भारत का जो स्पेस एजेंसी का नाम क्या इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका का क्या है तो नासा है, नासा नासा है, ठीक है। नासा है अमेरिका के स्पेस एजेंसी का, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और रूस का क्या है कॉस्मोस, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और दो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, देखिएगा कि कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो कौन सा है, तो याद रखिएगा देश का नाम है अर्मेनिया। इसको लिख लीजिएगा, अर्मेनिया। अर्मेनिया जो देश है क्या है कि सोलर हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। कौन सा देश, तो अर्मेनिया शामिल हुआ है, अर्मेनिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स। सबसे पहले कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना हुआ था 2015 में, ठीक है ना। याद रखिएगा ये पेरिस समझौते के तहत 2015 में हुआ था। पेरिस समझौते के तहत 2015 में हुआ था। जो COP21 में जो पेरिस समझौता हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा पेरिस जो समझौता हुआ था वो भारत और फ्रांस के बीच में था, भारत और फ्रांस के बीच में पेरिस समझौता हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक कहाँ हुई थी, तो न्यू दिल्ली में। 2024 में जो सोलर अलायंस की बैठक कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। और एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में, मात्र एकमात्र, तो याद रखिएगा जिसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, तो भारत में कहाँ है, तो गुरुग्राम में। ध्यान, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र एक हेडक्वार्टर है भारत का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस राज्य में अवस्थित है। देखिए गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व है, इसकी मंजूरी की गई है, ये आपके ना छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना का कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की, तो याद रखिएगा ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन आएगा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इनका क्रम, तीसरा बात करें तो इनका 56 यानी कि 56वां क्रम है, ठीक है। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है इसका क्रम क्या है, 56वां। अगर 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें, 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो राता पानी, याद रखिएगा राता पानी जो है वो आपके 57वें नंबर के टाइगर रिजर्व है। और 58 यानी कि नवीनतम सबसे नया कौन है, तो माधव टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा माधव टाइगर रिजर्व ये सबसे क्या है, तो सबसे नया है। कौन सा टाइगर रिजर्व, तो माधव टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर गुरु घासीदास की बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अगर दूसरा की बात करें तो कौन है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है। ध्यान रखिएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो मानस टाइगर रिजर्व है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है जो सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा नागा अर्जुन, याद रखिएगा नागा नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो आपको पता है कि 1973 में टाइगर रिजर्व आया था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है ना। और बात करते हैं क्या कि पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है, तो याद रखिए
सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में भारत का पहला सिंगरौली मध्य प्रदेश में भारत का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र लगाया गया है सिंगरौली मध्य प्रदेश में। देखिए CO2 को याद रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको हम लोग ग्रीन गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2 को। और याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा होता है 0.03%, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, सुनिएगा ध्यान से, कि पृथ्वी पर वैश्विक तापमान में सबसे जिम्मेदार गैस कौन है? तो CO2, मतलब हमारी पृथ्वी में जो भी टेम्परेचर बढ़ता है उसका सबसे बड़ा रीजन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि चीता परियोजना को 2 वर्ष पूरा हुआ है तो इसको शुरू किया गया 2022 में शुरू किया गया, 2022 में शुरू किया गया। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं ना कि भारत में का जो समझौता हुआ चीता के लिए वो नामीबिया से हुआ, नामीबिया से, इसको लिख लीजिएगा। भारत में जो चीता का समझौता हुआ किससे हुआ? तो नामीबिया से हुआ। एक और क्वेश्चन ये बनता है कि पहला जो चीता नामीबिया से लाया गया था वो कहाँ पर लाया गया था? तो याद रखिए कूनो नेशनल पार्क, लिख लीजिएगा कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे लाके इसको लाया गया था। देखिए कूनो नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन आया था। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग का डिमांड एक रहता है क्या कि आप लोग सर क्या कीजिए कि आप डेली क्या कीजिए ना कि सेम डे में आप करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए जरूर इतना करूँगा, अगर आप लोग का इतना सपोर्ट है और प्यार है तो मैं आपको डेली सेम डे, यानी कि अगर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर मैं इसको अगर इसको 6-7 से मतलब कि 6:30 PM तक मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूं तो मैं आपको डेली आपको लगभग 9 PM, सुनिएगा ध्यान से, 9 PM में मैं डेली इसको क्या करूंगा कि करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग के डिमांड से, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट रहता है तो मैं फ्रेंड्स जरूर आप लोग के लिए इतना डिमांड पे कर सकता हूं। तो मैं डेली आपका क्या करूंगा कि 9 बजे मतलब 9 बजे आपको क्या करूंगा मैं एक वीडियो करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का भी अपलोड करूंगा। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कि हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई? देखिए फ्लैश फ्लड, ये सबसे पहले ना फ्लैश फ्लड का मतलब समझते। देखिए तीव्र या अचानक से क्या बाढ़ कहा जाना, तीव्र या अचानक से बाढ़ जाना, उसको ना फ्लैश फ्लड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई थी? तो याद रखिए स्पेन में हुई थी, स्पेन में। याद रखिए कहाँ पे हुई थी? स्पेन में हुई थी। और याद रखिएगा स्पेन जो है ना ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन आता है यूरोप महादेश में, यानी कि स्पेन किस महादेश में है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्पेन। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या स्पेन और पुर्तगाल, सुनिएगा ध्यान से, स्पेन और आपका हो जाएगा पुर्तगाल, स्पेन और क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। याद रखिएगा ये आइबेरिया प्रायद्वीप पर बसे हुए कौन है? तो स्पेन और पुर्तगाल, आइबेरिया। याद रखिए इसको लिख लीजिएगा आइबेरिया प्रायद्वीप पर बसा कौन है? स्पेन और पुर्तगाल। तो क्वेश्चन आया कि स्पेन और पुर्तगाल किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है? तो आइबेरिया प्रायद्वीप पर, आइबेरिया प्रायद्वीप पर। याद रखिए क्वेश्चन आता है कि जिब्राल्टर जल संधि, सुनिएगा ध्यान से, जिब्राल्टर ठीक है, जिब्राल्टर जो जल संधि है वह स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। क्वेश्चन आता है कि जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है? तो स्पेन को मोरक्को से। क्वेश्चन है कि स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ठीक है, अगला है आपका 7 नंबर की विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए विश्व जो पुस्तक मेला 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। अब देखिए न्यू दिल्ली में क्या क्या आयोजन किया गया। पहला भारत टैक्स का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। रायसीना डायलॉग, याद रखिएगा रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। उसका सोलर संघ जो हुआ इसका आयोजन भी 2024 में कहाँ हुआ? सोलर संघ का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि G20 G20 2023 में बैठक हुई थी, इसका भी आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता भी किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना, तो इतना चीज़ आपको न्यू दिल्ली में किया गया है। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिए यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत में कुल अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है ना वो 106 है। और याद रखिएगा सबसे नवीनतम कौन है? सबसे नवीनतम, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? तो याद रखिए रायमोना, लिख लीजिएगा रायमोना नेशनल पार्क जो है जो 106वां है। 106वां नेशनल पार्क कौन है? रायमोना नेशनल पार्क है जो असम में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है? तो असम में है। और याद रखिए रायमोना नेशनल पार्क है जो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है भारत के। ठीक है, अब देखिए ये रायमोना नेशनल पार्क है ना, ये किससे अलग होकर बना था? तो मानस नेशनल पार्क से अलग। याद रखिएगा असम का एक जो मानस नेशनल पार्क है, असम का कौन है? तो मानस नेशनल पार्क है। इससे अलग होकर क्या होता है कि रायमोना नेशनल पार्क मतलब बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इससे क्या होता कि बना था। या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि रायमोना नेशनल पार्क किससे अलग होकर बना था? तो मानस नेशनल पार्क से अलग होकर बना था। 106वां नेशनल पार्क है क्या? तो इसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बन सकते हैं ना, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है?
तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना हेमिस नेशनल पार्क, लिख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो आपके लद्दाख में है। लद्दाख में क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, सबसे छोटा। अगर हम छोटा नेशनल पार्क की बात करें तो साउथ बटन, मैंने आपको बताया था ट्रिक से, साउथ बटन, बटन छोटा होता है तो साउथ बटन जो है आपका, ये आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया, वह कौन सी है। देखिए भारत मतलब कि हाल ही में भारत की स्वदेशी निर्मित दूसरी पनडुब्बी, अगर हम बात करते हैं पहली पनडुब्बी कौन है, तो जो पहली पनडुब्बी है ना उसका नाम अरिहंत है। इसको लिख लीजिएगा, पहली का नाम है अरिहंत, अरिहंत है। तो दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा अड़ीघात। दूसरा कौन है, तो अड़ीघात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अड़ीघात। याद रखिए अड़ीघात जो है वह दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया। देखिए अरिहंत और अड़ीघात इसका संबंध नौसेना से, नौसेना से, याद रखिए नौसेना से संबंध है, क्योंकि नौसेना ही इसको देख रेख करता है। ठीक है ना। अब देखिए एक याद रखिए ग्लाइडिंग बम, याद एक लिखिएगा पॉइंट फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग बम, ग्लाइडिंग बम, देखिएगा एक ग्लाइडिंग बम है। ग्लाइडिंग बम का जो नाम एक रखा गया, ग्लाइडिंग बम का जो नाम रखा गया ना वो गौरव रखा गया, गौरव। ग्लाइडिंग बम का नाम रखा गया है गौरव। और याद रखिए ग्लाइडिंग बम का निर्माण किसने किया था, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया था। और याद रखिएगा ये जो लगाया किस में जाएगा, तो सुखोई 30 विमान, याद रखिए सुखोई 30 विमान में क्या होगा, सुखोई 30 विमान में क्या होगा कि जो ग्लाइडिंग बम है उसको लगाया जाएगा, जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर के, भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, उसका अवस्थिति कहाँ है। मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स 58वां टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा 58वां जो टाइगर रिजर्व है ना उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व है, जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, जो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो कैलाश, लिख लीजिएगा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब देखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जल पुरुष, तो याद रखिए राजेंद्र सिंह या राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र सिंह को कहते हैं आई थिंक। ठीक है, राजेंद्र सिंह को जलवायु मतलब कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सलीम अली को क्या कहते हैं, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सलीम अली को। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 12 नंबर की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए राजभाषा का उल्लेख जो है ना, राजभाषा का उल्लेख है वो किस भाग में है, तो याद रखिए भाग आपके भाग 17, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में, ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 343 के ए में, अनुच्छेद 343 के ए में राजभाषा का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 343 के ए में। 343 के किस में किया गया, तो 343 के ए में किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए भारत की जब राजभाषा जो है हिंदी हो गया, इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी को इसमें कहा गया है। भाग 17 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी है, और इसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी है, देवनागरी। अगला 13 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद पर इस्तीफा दे दिया, किसने दिया है, तो शंकर नायर। इसको लिखिएगा शंकर नायर ने क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे दिया शंकर नायर ने। देखिए ये हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा। और देखिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना, तो याद रखिएगा इसको ना गोली चलाने का जो आदेश दिया था ना, गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, ओ से याद रखिएगा जनरल ओ डायर। याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। जनरल ओ डायर ने हुआ था ऑर्डर से, ओ याद रखिए, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने की आदेश दिया था, लेकिन गोली चलाया किसने, तो आर डायर ने। गोली किसने चलाया था, तो आर डायर ने गोली को चलाया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब गोली आर डायर ने चलाया था ना, तो वहाँ पे एक बच्चा जो बनता है जिसका नाम है उद्धम सिंह। 1940 में क्या होता है कि 1940 में उद्धम सिंह जो गोली चलाने का जो ऑर्डर देता है ना ओ डायर, उसकी हत्या उद्धम सिंह करता है 1940 में, याद रखिएगा 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या उद्धम सिंह करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र के स्थल की ओर प्रभावित होती है और संपूर्ण भारत के में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है, तो कौन सी है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं ना स्थलीय हवा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तो स्थलीय समीर बोलिए या स्थलीय हवा बोलिए, यानी कि स्थलीय हवाएं समुद्र में स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है, स्थलीय समीर। और याद रखें मानसून जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पूरे भारत में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की थी। देखिए मतलब कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ना भारत में विभाजन की योजना जो पेश की थी वो 3 जून, लिखिएगा 3 जून 1947 को इसीलिए हम लोग 3 जून प्लान के नाम से भी इसे जाना जाते हैं। ठीक है, जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर देखिए हम बात करते हैं ना कि लॉर्ड माउंटबेटन की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो प्लान है ना, प्लान जो है वह बालकल प्लान के आधार पर लाया गया था। बालकल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार इससे पहले ही बता चुका था, याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान है ना वो बालकल प्लान के आधार पर लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या 16 नंबर के सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो देखिए सरल लोलक में जो होते हैं ना सरल आवर्त गति पाई जाती है, सरल आवर्त गति पाई जाती है, सरल आवर्त गति पाई जाती है सरल लोलक में, जिसको बोलते हैं SHM कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलिए अगला है आपका 17 नंबर कि वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाली चावल का विकास किया है और इस चावल का नाम क्या रखा गया है, तैयार किया गोल्डन राइस। इसका नाम रखा गया गोल्डन राइस रखा गया, जो इसको जीन परिवर्तन करके इसको बनाया गया है, गोल्डन राइस को जीन परिवर्तन करके इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, देखिएगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रम से कौन थे। देखिए जब अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 में लगा था ना, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ही लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन, इसको लिखिएगा फखरुद्दीन अहमद अली थे। उस समय कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फखरुद्दीन अहमद अली थे ना, फखरुद्दीन अहमद अली ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अहमद अली। और याद रखिएगा कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था इनका, ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था, तो याद रखें डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं। तो किस पर्वत पर आके मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत पर आकर क्या होता है कि पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी जो होते हैं वो दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत पर आकर मिलते हैं। और याद रखिए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोद्दा बेटा, याद रखिए क्या है इसका नाम, तो दोद्दा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत पर ना एक टोंडा जनजाति रहती है, याद रखिए टोंडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत पर रहती है। क्वेश्चन याद रखिएगा आप कि जवादी और सेवराय पहाड़ी, याद रखिए जवादी और सेवराय पहाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट है और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट है ना वो 4 हॉटस्पॉट है जैव विविधता के। ठीक है, और याद रखिएगा कि जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट है और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट है और ये सर्वाधिक जो क्षेत्र है ना पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में क्या होती है, पश्चिमी घाट के शांत घाटी में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के शांत घाटी में क्या होता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पश्चिमी घाट के शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट का नाम लिख लीजिएगा। पहला आपका है हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र। दूसरा लिखिएगा इंडो बर्मा, दूसरा क्या आपका इंडो बर्मा, दूसरा क्या फ्रेंड्स आपका इंडो बर्मा है। तीसरा बात करें तो सुंडालैंड, तीसरा कौन है, तो तीसरा आपका सुंडालैंड है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो सुंडालैंड हो जाएगा। और चौथा बात करें तो पश्चिमी घाट है, चौथा क्या है, तो पश्चिमी घाट है। तो यही पूछा जा रहा है, 4 है और सबसे मतलब विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में, शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अमेजन जो वर्षा है ना, अमेजन वर्षा वन सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक विश्वास और सिद्धांत के प्रसार का अधिकार दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 जो है ना आपके मौलिक अधिकार से संबंधित, अनुच्छेद 25 किससे है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और याद रखिए मौलिक अधिकार जो है आपके भाग
3 में है। मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में याद रहे राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे आपका 22 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के लिए वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीतिनिष्ठ तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा। तो देखिए किस बाद में कहा गया है? तो याद रखिए चंपकम, लिख लीजिएगा चंपकम। चंपकम जो चंपका दोराई राजन, याद रखिए चंपकम दोराई राजन मामला, चंपकम दोराई राजन मामला ये हुआ था 1951 में। यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में? सर्वोच्च न्यायालय के चंपकम दोराई राजन मामला में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीतिनिष्ठ तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्व विस्तार है? तो याद रखिए छोटा नागपुर का पठार, इसको लिख लीजिएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार का ये उत्तर पूर्वी का विस्तार है। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण देखिए इसमें चमक है मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जिसमें चमक होगा उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जिसमें शीशे के चटक का टूटना उसमें से जो प्रकाश आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आता है। एक ट्रिक मैं आपको बताया था, याद होगा, आप देखे होंगे तो आप लिखे होंगे तो बहुत फायदा करेगा आपको। आगे 25 नंबर कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए धन विधेयक का जो संबंध है ना, सबसे पहले ना धन विधेयक, सुनिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध पूछा जा रहा है। विशेष उपबंध जो है ना फ्रेंड्स आपके ना अनुच्छेद 109 में है, अनुच्छेद 109 में है। लेकिन क्वेश्चन है कि धन विधेयक का परिभाषा किस में है? तो अनुच्छेद 110 में है। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक का विशेष उपबंध अनुच्छेद 109 में है और धन विधेयक का परिभाषा किस में? तो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को, देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि धन विधेयक को ना केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं धन विधेयक को। लेकिन ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रपति की अनुमति से, ध्यान रखिएगा अनुमति किससे लेना होगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा पेश करने के लिए। लोकसभा में पेश किया जाता है। और याद रखिए राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक इसको रोक सकता है। ये क्वेश्चन आता है 14 दिनों तक क्या कर सकता है? इसको रोक सकता है। अगला 26 नंबर के प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया कब गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लगाया गया था। ठीक है ना। अब देखिए प्रांतों में द्वैध शासन को हटाया गया था 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था और प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा के केंद्रों में द्वैध शासन को लगाया गया था 1935 के अधिनियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रांतों में से हटाकर द्वैध शासन को केंद्र में लगाया गया था 1935 के याद रखिए 1935 के मतलब कि अधिनियम के तहत लगाया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? और याद रखिए प्रांतों को ना स्वायत्त प्रदान की गई थी 1935 में। एक क्वेश्चन आता है कि प्रांतों को स्वायत्त, इसको लिख लीजिएगा स्वायत्त जो प्रदान की गई थी 1935 में 1935 के अधिनियम से प्राप्त की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कि सूखे फलों में पाए, मतलब कि जो सूखे फल होते हैं फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या? देखिए सूखे फल कहने का मतलब क्या? ड्राई फ्रूट्स एक तरह से आप कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स होता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स सूखे फल होता है। इसमें पाई जाने वाली जो शर्करा को क्या कहते हैं? तो इसको माल्टोज होती है। याद रखें माल्टोज, इसको लिख लीजिएगा माल्टोज। सूखे फलों में पाए जाने वाली शर्करा को माल्टोज कहते हैं। जिसमें मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, सब सूखे फल होते हैं ना, इसमें होता है। देखिए ब्लड की शर्करा, खून की, रक्त की शर्करा में क्या होता है? रक्त की शर्करा, इसको लिख लीजिएगा। रक्त की शर्करा में कौन सा होता था? ग्लूकोज पाया था, ग्लूकोज। रक्त की शर्करा में क्या पाया था? तो ग्लूकोज पाया था। रक्त की शर्करा में ग्लूकोज। गन्ने की शर्करा में क्या पाया था? तो गन्ने की शर्करा में सुक्रोज पाया था, सुक्रोज। गन्ने की शर्करा में क्या पाया था? सुक्रोज पाया था। ठीक है ना। शहद की शर्करा में क्या पाया था? फ्रक्टोज। शहद की शर्करा में क्या पाया था? फ्रक्टोज पाया था। आलू की शर्करा में क्या होता है? स्टार्च, मतलब कि आलू जो मिठास होता है स्टार्च के कारण होता है। ठीक है ना, ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और याद रखिए प्रकाश तरंगे ना एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो प्रकाश तरंगे एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना। और देखिए प्रकाश का जो एक ये हो गया सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का सर्वाधिक चाल कहाँ होता है? तो देखिए प्रकाश का सर्वाधिक चाल होता है निर्वात में। याद रखिए प्रकाश का सर्वाधिक चाल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद निर्वात के बाद क्या होता है कि गैस में होता है। उसके बाद क्या होता है? गैस में होता है। उसके बाद क्या होता है? द्रव में होता है। और उसके बाद क्या होता है? सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? ठोस में होती है। ठोस में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक वेदन क्षमता किस तरंग की होती है? तो याद रखिए गामा तरंग की सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है।
अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया था और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना फ्रेंड्स वो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। आपातकाल की व्यवस्था लिया गया कहाँ से? तो जर्मनी से। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था ली गई। और याद रखिएगा ये भाग किस में है? ये भाग याद रखिएगा ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 ये लिख लीजिए, अनुच्छेद भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अगर बात करते हैं इसका उल्लेख संविधान किस भाग में है, तो भाग आपका हो जाएगा 20 में है, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर के भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखिए नर्मदा। 3 नदी का नाम याद रखिएगा, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। लेकिन क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, ठीक है। अब देखिए अगर हम दामोदर की बात करें तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा था, बिहार के शोक कोसी नदी को कहा था, उसी प्रकार से बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और याद रखिएगा नर्मदा नदी पर नहीं सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। नर्मदा नदी पर क्या है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं? तो याद रखिएगा यह किसने कहा था? तो न्यूटन ने क्या कहा? किसने कहा था? तो न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सूक्ष्म कणों में बने होते और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, न्यूटन ने कहा था। अब देखिए गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण को किसने बताया? गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? न्यूटन ने। और स्मॉल जी का मान किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगला 33 नंबर की किस संशोधन में नीति तत्वों का मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो किस संशोधन में? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। तो 42वां संविधान संशोधन में नीति तत्वों को मौलिक अधिकार की वरीयता दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त प्रावधान प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद आपके 39 में वर्णित है। पुरुष और स्त्री के सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने के अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 39 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? देखिए सबसे पहले आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया था। देखिए फ्रेंड्स ये गलत है। देखिए ये तो सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में आपको पंचायती राज के बारे में बात बताई, ये सही है। लेकिन देखिए ये डीपीएसपी के समाजवादी नहीं होगा, डीपीएसपी के समाजवादी नहीं होगा बल्कि गांधीवादी होगा। इसको लिख लीजिएगा, समाजवादी नहीं बल्कि गांधीवादी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो ये आपका गलत हो गया पहला। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 43A श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन है जो डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांत। देखिए गांधीवादी नहीं होगा, यहाँ पे होगा समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी। तो दोनों को इसको नीचे उसको ऊपर कर लिए, दोनों आपका गलत है। लेकिन मैं आपको सही बता दिया, इसमें यहाँ पे गांधीवादी के जगह पे समाजवादी होगा, यहाँ पे समाजवादी के जगह पे गांधीवादी होगा। तो दोनों आपका 1 और 2 आपका दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व दायित्व सौंपा गया है? तो क्या है? तो ध्यान से किस भाग में इसको सौंपा गया है? तो याद रखिएगा ये जो आपका भाग है वो आपका भाग 4 है। भाग 4 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है भाग 4 में। और भाग 4 में आपको पता है कि डीपीएसपी के बारे में बताया गया भाग 4 में। और याद रखिए डीपीएसपी जो लिया गया किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के, राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये आयरलैंड का कि राज्य के नीति तत्व किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन है केटी शाह का। केटी शाह ने कहा था, सुनिएगा ध्यान से। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, केटी शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के डैश अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 39 के क में यह क्या किया गया? इसको उल्लेखित किया गया। और याद रखिए अनुच्छेद 39 का क जो है वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। अगला है कि राज्य के नीति तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रभाव किस अनुच्छेद में? देखिए समान सिविल संहिता का जो प्रावधान है ना अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में है। और याद रखिएगा समान सिविल संहिता जो सबसे पहले लागू हुआ था गोवा में, कुछ भागों में क्या हुआ था कि लागू हुआ था, ध्यान रखिए। लेकिन अभी वर्तमान में समान जो सिविल संहिता जो है उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर के स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके अनुच्छेद जो है आपके अनुच्छेद 39 में वर्णित है कि स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या
या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 यानी कि 49 में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम नामित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपके 39 यानी कि 39 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है? तो देखिए भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का जो आदर्श है वो आपके डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ मतलब कि संस्थान की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लिखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एसोसिएशन की क्या हो गई थी? स्थापना की गई थी लंदन में 1866 में। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में तो सुनिएगा ध्यान से कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 1868 में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय रखा था 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका को लाया था, पत्रिका का नाम था राफ्त, याद रखिएगा राफ्त गुफ्तार, याद रखिए राफ्त गुफ्तार, ये पत्रिका का नाम है राफ्त गुफ्तार। लेकिन पुस्तक का पूछे तो द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन पत्रिका का नाम है राफ्त गुफ्तार। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी ना, ये 3 बार ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। पहली बार कब बने थे? तो याद रखिएगा 1886 में बने थे पहली बार, और याद रखिए कलकत्ता में पहली बार बने थे। कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में क्या होता है? पहली बार अध्यक्षता बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था? देखिए वुड डिस्पैच जो है ना, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको लिखिएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और याद रखिएगा ये लाया गया था 1854 में, 1854 में लाया गया था। वुड डिस्पैच को 1854 में लाया गया था, लेकिन इसको लाया कौन था उस समय? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा डलहौजी था गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी लाया था, ठीक है। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं। अगला है क्या? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था ना आपके 1886 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में होता है। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में, कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? सुनिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन का जो विलय हुआ था, ये ध्यान से सुनिएगा, इसका विलय फ्रेंड्स कब हुआ था? फ्रेंड्स देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1883 में, सॉरी इसको देख लीजिएगा 1883 में इसको हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? मैं थोड़ा सा आपको एक आंसर आगे बता दिया हो, तो 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था कलकत्ता में, याद रखिए 1886 में हुआ था कलकत्ता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा, प्लीज़ आप एक बार मैच कर लीजिएगा ठीक से। 46 का आंसर होगा ये, मैं 45 में बता दिया था, ठीक है ना। 45 का आंसर होगा 1883 यानी कि 1883 में हुआ था क्या? तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में हुआ था। लेकिन 86 का जो 46 का जो आंसर होगा 1886 होगा, कलकत्ता में हुआ था। इसका दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। सॉरी आप एक बार थोड़ा सा मिला लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कि सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल में के समय आया था? सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्या कि सन 1858 का शाही अधिनियम जो आया था वो किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो याद रखिएगा ये जो आया था ना, ये कैनिंग के, लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, क्या आया था? तो ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1858 का शाही अधिनियम जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग, और 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, इसी से लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब पहले क्या था कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके क्या बना दिया? वायसराय। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यही था लॉर्ड कैनिंग जो था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड
क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर था। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गवर्नर जनरल कौन था। 48 नंबर की, किस संगठन के ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका पुस्तक प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो याद रखिएगा किसमें की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा में। याद रखिएगा पूना सार्वजनिक सभा में ये मांग की थी। 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। किस संगठन में? तो पूना सार्वजनिक सभा में। इसके अध्यक्ष एमजी रनाडे ने किया था। अध्यक्षता किसने की थी? एमजी रनाडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के नाम पर क्या हुआ था कि याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की थी? किसने? तो याद क्या, विलियम जोन्स। लिखिएगा इसको, विलियम जोन्स ने क्या होता है फ्रेंड्स? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1784 में। किसने? तो विलियम जोन्स ने के द्वारा किया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ था कि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचना है, जिसको विलियम जोन्स ने 1789 में 1789, याद रखिएगा 1789 में 1789 में क्या हुआ था कि विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है उसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। इंग्लिश में, याद रखिएगा किसका अनुवाद किसमें किया था? तो इंग्लिश में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम की जो पुस्तक है उसकी रचना विलियम जोन्स ने 1789 में इंग्लिश में अनुवाद किया था, कालिदास की रचना है। 51 नंबर के भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा? देखिए, सिविल सेवा हो या पुलिस सेवा, कार्नवालिस। याद रखिए कार्नवालिस। सिविल सेवा हो या पुलिस सेवा का जनक कौन है? तो कार्नवालिस है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, देखिए पहले अगर बात करते हैं एचआरए, पहले एचआरए थे, बाद में वो बदल के एचआरए से हो गया। ठीक है ना, तो एचआरए की स्थापना जो हुआ था 1924 में। सुनिएगा ध्यान से, एचआरए की स्थापना हुआ था 1924 में। और याद रखिए सचिंद्र सन्याल ने किया था। क्वेश्चन आता है सचिंद्र सन्याल ने क्या हुआ था कि सचिंद्र सन्याल ने क्या होता है एचआरए की स्थापना किया था 1924 में। लेकिन ध्यान रखिएगा एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है 1924 के बाद 1925 में एक हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी इसको लिखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 1925 में। उसमें क्या हुआ था ना कि जितने भी एचआरए के जो सदस्य थे ना, एचआरए के जो भी सदस्य थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, सबको क्या कर लिया गया था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ध्यान रखिए, सबको जब गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तो यही पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब की गई थी? तो वही गिरफ्तार करने के बाद 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें जुड़े थे। किस में? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन में इसमें जुड़े थे। 1928 में इसका स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा इसमें जुड़े कौन थे? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। आई थिंक वहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ जो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको लिखिएगा ना फ्रेंड्स, देखिए ये 75 क्वेश्चन इसको मत समझिएगा, ये 75 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। ये 75 क्वेश्चन ना लगभग आपको 200 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में महज आपको 2-3 मैं पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। और देखिए कम से कम अगर 45 मिनट का वीडियो है, अगर आप इतना क्वेश्चन अगर नहीं जानेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल से जुड़िए, मैं डेली आपको अपलोड करूंगा। सैटरडे को मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होता है उसका मैं मास्टर वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है ना, और इस संडे को फ्रेंड्स मैं आपको एक फुल मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ इस संडे को, तो आप जरूर देखिएगा फुल मॉक टेस्ट। आपका टेस्ट 1 फुल मॉक टेस्ट हुआ है, सेट 2 को मैं अपलोड करूंगा इस संडे को, तो प्लीज़ आप उससे जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, देखिए उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश तो टॉप पे है गन्ना उत्पादन में। दूसरा स्थान पे कौन सा है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पे क्या है? तो महाराष्ट्र है। तीसरा स्थान पे क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। 54 नंबर की दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए ऑपरेशन संबंधित फ्लड जो ऑपरेशन फ्लड 1 है 1970 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, और जो फ्लड 2 है नामक 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1981 में, इसको देख लीजिएगा 1981। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? मक्का, बाजरा और सोयाबीन। चना आपका जो है ना रबी फसल है। चना आपका कौन सा है? रबी फसल है। चना आपका कौन सा है? रबी फसल। अगला है 56 नंबर की, भारत में
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। देखिए जो मतलब कि ठंडी के मौसम में जो वर्षा होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है ना। और ये होती है रबी फसल के लिए क्या होती है कि रबी फसल के लिए लाभदायक होती है रबी फसल। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि रबी फसल का जो उत्पादन होता है कब से कब तक होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कब तक कौन सा राज्य कॉफी में सबसे अधिक उत्पादन करता है। देखिए राज्य का पूछे तो कर्नाटक, देश का पूछे तो ब्राजील। तो याद रखिए कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पे क्या होता है, कॉफ़ी उत्पादक में सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। और याद रखिए कर्नाटक में कहाँ पे, तो बाबा बुदन की पहाड़ी में, बाबा बुदन की पहाड़ी में क्या होता है कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और याद रखिएगा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में, देश पूछे तो ब्राज़ील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखिए कपास की मतलब कि कपास की जो कृषि के लिए ना जो मृदा है वो काली मिट्टी है, इसको कपासी मिट्टी या काली मिट्टी भी कहते हैं। और कपास जो है याद रखिएगा ये नगदी फसल के रूप में आते हैं। 59 नंबर की, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। याद रखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाया था। और इसमें क्या होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी तथा इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी। देखिए ये याद रखिए आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। और ये हुआ था 1951 में हुआ था। और भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। विनोबा भावे ने क्या हुआ था कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 61 है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि परिस्थितिकीय क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिए कुल संख्या 15 है, बिहार का संख्या कितना है तो 4 है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 62 नंबर की, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और यह इसे कब शुरू किया गया। देखिए पीएम जो कुसुम योजना का संबंध नलकूपों से है, ठीक है, नलकूपों से संबंधित है। और इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में, शुरुआत 2019 में की गई थी। 63 नंबर की, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं। देखिए नॉर्मन अर्नेस्ट जो बोरलॉग जो है ना हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये किस देश के हैं। तो देखिए ये तो अमेरिका देश के हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर मूल निवासी बात करें तो मैक्सिको, मूल निवासी कहाँ के थे तो मैक्सिको के थे, मैक्सिको, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन में की है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो सर्वाधिक प्राप्ति किस खाद्यान्न के उत्पादन में की है तो गेहूं, याद रखिएगा गेहूं में की है। और याद रखिएगा गेहूं का एक बीज है जिसका नाम है लार मारोजो, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा याद रखिएगा लार मारोजो है एक बीज है, लार मारोजो बीज है जो मैक्सिको से लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही बीज को लगा के जाके इसको रोपा गया था और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया गया था। लार मारोजो बीज है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, मैक्सिको से लाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 65 नंबर के, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। तो आपको पता है कपास की खेती हम लोग श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर की, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टर करता है। तो कौन सा राज्य है प्रति हेक्टर पूछा जा रहा है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। वेस्ट बंगाल मत टिक कीजिएगा, यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर के, 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित की गई थी और चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई। देखिए 18वीं लोकसभा की अगर हम बात करते हैं ना तो ये जो चुनाव हुआ ना 543 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से एक सीट ना निर्विरोध चुना गया, याद है निर्विरोध चुना गया। एक सीट जो है आपका निर्विरोध चुना गया था, एक सीट याद रखिए। एक सीट जो है वह सूरत के जो सीट है मुकेश दलाल जीते हैं जो निर्विरोध चुने, इनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध उसी को कहते हैं। सूरत की सीट थी जो मुकेश दलाल ने जीता था, निर्विरोध चुने गए थे। तो यहाँ पे बचा 542, तो 542 पर मतगणना हुई थी, ध्यान रखिए 542 पे क्या हुई थी मतगणना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आएगा 18वीं लोकसभा चुनाव जो है चुनाव कितने सीटों पर आयोजित की गई थी और चुनाव कुल गणना कितने सीटों पर की गई थी। 543 पे हुई थी लेकिन गणना हुई थी 542 पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर कि 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया से दो बड़े गठबंधन दलों में भाग लिया था। कौन सा उन्हें कितनी सीटें, देखिए एनडीए मतलब कि आपको हो जाएगा, एनडीए में जो सीट थी वह सीटें जो प्राप्त की 293 सीटें प्राप्त की थी एनडीए ने, ठीक है ना। और इंडिया गठबंधन ने जो सीट प्राप्त की थी वो 240 सीट प्राप्त की, 240 सीटें प्राप्त की थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या बीजेपी को जो सीट मिली थी ना 240, बीजेपी को कितनी सीट मिली थी 240 सीटें प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन आ रहा है कि एनडीए और ने दो बड़े गठबंधन में भाग लिया था, उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो एनडीए ने किया था 293 और इंडिया ने किया था 240 सीटें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
69 नंबर के 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? देखिए 18वीं लोकसभा की जो घोषणा की गई थी ना वो 16 मार्च, सुनिएगा ध्यान से, 16 मार्च को किया गया था और वो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था 18वीं लोकसभा का आयोजन। और याद रखिएगा इसका आयोजन जो किया गया था ना 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई थी? तो 16 मार्च को चुनाव आयोग के द्वारा। इसका आयोजन किया गया था 19 अप्रैल को। सुनिएगा ध्यान से, इसका आयोजन किया गया था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल से आयोजन हुआ था, समाप्त हुआ था 1 जून को और शपथ हुआ था 9 जून को। अगला आपका 70 नंबर के 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई? किस दल ने? तो एनडीए ने बहुमत प्राप्त की और याद नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई, एनडीए। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर के 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया था? तो मैं आपको बताया था कितना बार, याद रखिए सोम्पेन जनजाति, सोम्पेन जनजाति जो है, याद रखिए सोम्पेन जनजाति ने क्या हुआ था 18वीं लोकसभा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है सोम्पेन जनजाति ने भाग लिया था। और याद रखिए एक त्रिपुरा की जनजाति है, इसका नाम है ब्रू जनजाति जो है वह त्रिपुरा की जनजाति, जिन्होंने क्या हुआ था कि 18वीं लोकसभा में भाग लिया था। 72 नंबर के वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा ना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए अभी वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय दलों की संख्या, अभी एक इंक्रीज हुआ है लेकिन देख लीजिएगा अभी वर्तमान में 6 ही है, ठीक है ना। अगला है 73 नंबर के 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया था? मैं आपको बताया था एक जो सीट था जिसका नाम था सूरत की सीट। देखिए निर्विरोध का मतलब पता क्या होता है, मतलब उसके भी कोई खड़ा ना होना। तो मुकेश दलाल, इसका नाम क्या है? मुकेश दलाल, नाम भी थोड़ा अजीब है, दलाल देख ही रहे, ठीक है ना। मुकेश दलाल जो थे उनको निर्विरोध घोषित कर दिया गया था, कहाँ के थे? तो सूरत की सीटों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितने वोट मिले? देखिए आरजेडी को मिला 4 सीट, जेडीयू को मिला आपको 12 सीट। अगर बात करते हैं एलजे यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को मिला 5 सीट, तो लिख लीजिएगा। अगला आप 75 नंबर की चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई और इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? देखिए चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई ना, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए अभी वर्तमान में ना चुनाव आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, मैं आपको बताया था राजीव कुमार, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बताया था राजीव कुमार जो 25वें थे चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जिनको अभी हाल ही में ये मतलब कि इनको रिटायर कर दिया गया है। और वर्तमान में 26वें, लिखिएगा 26वें चुनाव आयुक्त जो बनाया गया ना वो ज्ञानेश, सुनिएगा ध्यान से, ज्ञानेश कुमार को क्या हुआ कि 26वें जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स हम होमवर्क यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा फ्रेंड्स आज का होमवर्क क्या है, देखिए डे 18 है और आपका 20/2/2025 का होमवर्क यानी कल का होमवर्क है। करंट अफेयर्स रहेगा परीक्षा मंथन में पेज नंबर 96 से 100, क्वेश्चन बैंक से रहेगा पेज नंबर 221 से 230 से, न्यू एडिशन 3rd एडिशन बुक है उससे, ठीक है, ज्ञान बिंदु का। देखिए बायोलॉजी का कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि भोजन का घटक है, उसको पढ़ना है। फिजिक्स में पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का अवस्था पढ़ना है। केमिस्ट्री पढ़ना है एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल लवण और क्षार के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में पेज नंबर 249 250 251 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक है उससे आप लोग को पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि करंट अफेयर्स आपको नाइट में 9 PM में चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए मैं जरूर बनाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार और इतना सपोर्ट है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए अगर इतना मेहनत करता हूं तो आप मेरे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।